ओके, हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। सो आज हमारा पहला उपनिषद हम पढ़ने वाले हैं। जिनको नहीं पता उपनिषद क्या हैं तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेंगे जिसमें कि हमने बात की है वेदास के बारे में और वेदों के बारे में और उपनिषद के बारे में। कहाँ से आए, क्यों आए और क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्यों सबको एक बार एटलीस्ट लाइफ में पढ़ने चाहिए। वो सब हमने उधर बात की हुई है। एक बार आप जाएंगे आपको आइडिया मिल जाएगा। और ये सबसे मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और सबसे ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग फ़िलॉसफी है जो हमारे वेदास में दी गई है। और आई थिंक इस यात्रा में हमें पूरे 11 एपिसोड्स लगेंगे, फ्रॉम ईशा टू लास्ट उपनिषद। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, सबको रियल वर्ल्ड से पढ़ेंगे, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ। और किसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों लिखे गए, क्यों आदि शंकराचार्य ने इनका निचोड़ 11 केवल 11 वेदों में दिया। तो आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है। और देखो, अगर ऐसे ही आए हो और चले जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आए हो तो कुछ सीख के जाना, और समझ ना आए तो कमेंट में लिख देना, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। बट ज़रूर से कुछ सीख के जाना, ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ जीना सिखा देता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी zoom out a bit. Yeah, I think that is fine. तो जो हमारा पहला उपनिषद है उसको ईशा उपनिषद कहते हैं। और ये जो है एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेंज इट। ठीक है, तो ईशा उपनिषद जो है वो यजुर्वेदा का पार्ट है। और दिस इज़ वन ऑफ द मेन उपनिषद्स। तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि आज से 1200-1300 साल पहले के अराउंड, जब आदि शंकराचार्य ने सारे वेदों का अध्ययन किया, तो वैसे 108 उपनिषद टोटल कहे जाते हैं, बट उन्होंने कुछ 10 से 12 उपनिषद का एक निचोड़ दिया था इस दुनिया को कि ये मेन उपनिषद हैं। अगर आप इनको पढ़ते हो तो आपको शायद वेदों की इतनी ज़रूरत नहीं है। इनमें सारा निचोड़ है जिसमें एक्चुअल फ़िलॉसफी ऑफ गॉड, फ़िलॉसफी ऑफ नेचर, फ़िलॉसफी ऑफ सेल्फ और फ़िलॉसफी ऑफ मोक्ष एक तरीके से निचोड़ी गई है। तो ये उसका पहला पार्ट है। और ये वैसे जो कहा जाता है, जो उन्होंने पूरी चेन दी थी उसको कहते हैं अद्वैत वेदांत। यानी कि द्वैत नहीं है, मतलब मैं और दुनिया, मैं और प्रकृति अलग नहीं है, हम एक ही हैं। और अद्वैत वेदांत के बहुत पार्ट हैं, मतलब द्वैत वेदांत, और उसके ऊपर भी काफ़ी ऋषि आए हैं, उन्होंने एक्सप्लोर किया है और अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। बट अद्वैत वेदांत की फ़िलॉसफी आज भी बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। और इसको शायद कोई अभी तक तो हिला नहीं पाया है। ये इतनी स्ट्रांग है कि सब कुछ आके यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आपको समझ आएगा इसे पढ़ने के बाद कि एक्चुअल जो एटम की बात हम करते हैं कि एटम क्या होता है, वो एटम भी यहाँ पे आप आके आपको क्लियर हो जाएगा कि सब कुछ एक क्यों है, सब कुछ एटम से क्यों बना है। आप रिलेट कर पाएंगे उपनिषद को पढ़ने के बाद। तो ईशा उपनिषद जो है is one of the principal main Upanishads and is part of Yajurveda. Its very first line is famous, like Ishwasam Ishwasyam Idam Sarvam. Everything in the universe is pervaded by the divine Isha. So its core idea is God, reality. One second. Yeah. So God, reality, consciousness, Chetna, not only in temples but in trees, people, work and even daily life. तो ये तीनों चीज़ें हर जगह मौजूद होती हैं। पेड़ में भी हैं, लोगों में भी हैं, आपके काम में भी हैं, आपकी डेली लाइफ में भी हैं। इसमें कुछ 18 वर्सेस दिए गए हैं जो कि कवर करते हैं गॉड एंड यूनिवर्स, एक्शंस, रिनेक्शंस, नॉलेज एंड इग्नोरेंस, लाइफ एंड डेथ एंड इनर फ्रीडम। इनर फ्रीडम मोक्ष। अगेन, मोक्ष का मतलब ये नहीं है दुनिया छोड़ के या मर जाना। मोक्ष इज समथिंग समाज में रहते हुए भी खुद को सामाजिक माया से दूर करते हुए फ्रीली रहना। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से।
यही चलेगा अब अगले 11 एपिसोड्स तक. So why it is called Isha Upanishad? Isha means Lord, Supreme Reality, Universal Consciousness. देखो जब भी किसी उपनिषद को पढ़ोगे तो थोड़ा सा तुम्हें बाहर आना पड़ेगा. मतलब कि सेल्फ को ना सोचो, केवल अपनी इस छोटी सी दुनिया को मत सोचो जो तुमने बिल्ड कर रखी है. मान लो तुम्हारा एक छोटा सा परिवार है 4 लोगों का, और तुम्हारी एक लाइफ है, डेली रूटीन है, ऑफिस जाते हो, आते हो, पैसे कमाते हो, खर्च करते हो. वो सिर्फ इतना नहीं है. यहाँ पर जो बात की गई है वो सारे संसार की गई है. राइट फ्रॉम एन एटम टू द एंटायर यूनिवर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल गैलेक्सीज. तो वहाँ पर जब ये ईशा का मीन डिफाइन करते हैं तो इसमें लॉर्ड, सुप्रीम रियलिटी क्या है और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है, यानी कि सबकी चेतना. मतलब ये क्या सोचता है, ये क्या सोचता है, एनिमल क्या सोचता है. इट्स अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. So, Isha Upanishad is equals to knowledge of supreme power, reality that exists in everything. ठीक है, तो ये नॉलेज एक सुप्रीम रियलिटी है. सुप्रीम रियलिटी की नॉलेज जो है वो एग्जिस्ट करती है सब में. मतलब हम सब में एक कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है. इट्स सेंट्रल मैसेज इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें, द ईशा उपनिषद टीचेस अ पावरफुल बैलेंस, लिव इन द वर्ल्ड बट डोंट बी ओन्ड बाय द वर्ल्ड. दिस इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ मोक्ष, कि संसार में रहो लेकिन बट डोंट बी ओन बाय द वर्ल्ड. मतलब ऐसे मत रहो कि वर्ल्ड तुम्हें ओन करे. ठीक है, मतलब अपना बंधन ऐसे मत क्रिएट करो संसार के साथ कि तुम्हें दुख हो. ठीक है, तो ये इसकी सिंपल लाइन थी. इट डज़ नॉट से लीव सोसाइटी. अगेन जैसे मैंने पहले बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सोसाइटी छोड़ के जाना है, जंगल में चले जाना है, या अपना काम नहीं करना. इसका सीधा मतलब ये है अपना काम भी करना है, सब जगह रहना है, सबके साथ रहना है, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं शो करना जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो. बात समझ लो कि जस्ट डिक्लाइनिंग दी अटैचमेंट सो दैट, मान लो कल को जॉब नहीं है, कल को सोसाइटी नहीं है, समाज ने निकाल दिया, वर्क ने रिजेक्ट कर दिया, तो तुम दुखी ना हो. समझ लो, बिकॉज यू डोंट फील दैट अटैचमेंट, तुमने वो नहीं बनाया, सो यू डोंट फील दैट डिटैचमेंट ऑल्सो. क्योंकि किसी भी दुख को समझने का सबसे बड़ा कारण है आपको दुख क्यों होता है. दुख की डेफिनेशन क्या है? दुख की डेफिनेशन है कि अटैचमेंट. आपको कोई प्यारा लगता है, आपका एक बॉन्ड बनता है, उसने आपको चीट किया, आपको दुख हुआ. आपकी कोई प्यारी चीज़ थी, आपको बहुत पसंद थी, कुछ भी एक टॉय हो सकता है या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप डेली यूज़ कर सकते हो, वो टूट गई तो आपको दुख हुआ. तो आपका जिस भी चीज़ से अटैचमेंट होता है वो जाने का ही दुख होता है, रिश्ते टूटने का होता है. और लाइफ में किसी भी चीज़ का जो भी आपसे जुड़ी हुई है उसका एक अटैचमेंट आपसे फीलिंग्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपकी कॉन्शियसनेस में. वो जब ख़त्म होता है तो वो ही दुख का कारण होता है. तो ईशा उपनिषद ये कहता है कि अपने सारी ड्यूटीज़ को निभाओ, सब कुछ करो जो करते आए हो, लेकिन वो अटैचमेंट वाली भावना मत रखो. उसको ये याद रखो कि ये परमानेंट नहीं है, ये भी चला जाएगा. ये जॉब है, ये जाएगी. ये सोसाइटी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, नए लोग आएंगे, नई सोसाइटी बनेंगी. ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी काम है वो करो, लेकिन ये नहीं कि वो काम नहीं हुआ तो द एंड. नो, दिस इज़ नॉट द वे. ठीक है, तो ये कोर बात थी. सो इसमें कहते हैं डू योर ड्यूटीज़ बट रिमेन इनवर्डली फ्री. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है. वन फेमस वर्सेस सेज बाय परफॉर्मिंग एक्शंस इन दिस वर्ल्ड वन शुड विश टू लिव फॉर 100 years. एक बार दोबारा पढ़ते हैं, आपको समझना है. बाय परफॉर्मिंग एक्शंस इन दिस वर्ल्ड वन शुड विश टू लिव फॉर 100 years. अगेन, जब भी आप किसी काम में बिना अटैचमेंट के अपना योगदान दोगे तो आपको कभी कोई दुख होगा ही नहीं. वो हुआ या नहीं हुआ, इट डजेंट मैटर. यू जस्ट कीप गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. इसका मतलब क्या है कि वर्क इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, अटैचमेंट टू रिजल्ट इज़ द प्रॉब्लम. समझ गए दोनों बात जो इतने हमने भी एग्जाम्पल से समझी है, उसका रियल मीनिंग ये है. ठीक है, नाउ लेट्स गो डाउन. मेन टीचिंग एक्सप्लेन विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. तो हम कुछ लाइफ के एग्जाम्पल्स लेंगे इसमें ईशा उपनिषद का को हम देख सकते हैं कि अपनी लाइफ में कैसे उसको अप्लाई करें.
सो एवरीथिंग इज़ डिवाइन, सब कुछ गॉड है। इफ़ एवरीथिंग इज़ परवेडेड बाय द सेम रियलिटी, हर्टिंग अदर्स हर्टिंग योर सेल्फ। अद्वैत वेदांत का पहला सिद्धांत यही कहता है, सब कुछ एक है। हर्टिंग अदर्स मतलब और किसी और को हर्ट करते हो, आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो। अगेन मैंने तुमसे क्या कहा, पृथ्वी के अंदर रह के मत सोचना, ये एक गोला है, इसके टॉप पर जाओ। मान लो तुम सैटेलाइट पे बैठे हो या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बैठे हो, वहाँ पे देखो कि इंसान वैसे तो दिखेंगे नहीं, बट इमेजिन करो कि वहाँ से इंसान दिख रहे हैं मूव करते हुए, ये सब एक ही हैं। ठीक है, आप अगर बॉडी स्ट्रक्चर से देखते हो, सब एक ही हैं, बस द कॉन्शियसनेस इज़ डिफरेंट। तो जब भी आप किसी ह्यूमन में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हो, तो कभी ऐसे करते हो कि यार उसका देख हाथ कितना लंबा है, उसका हाथ कितना सुंदर है, उसके पैर कैसे हैं, देख उसके पैर से पहचान। ऐसा नहीं होता। हम इंसान को डिफ्रेंशिएट, जो समझदार इंसान है उन्हें उनकी नॉलेज पे करते हैं, उनकी बुद्धि पे करते हैं, वो कैसा रिएक्ट करता है, वो तुम्हारी तुम्हारी लाइफ में क्या इंप्रेशन छोड़ के जाता है, इवन इन 5 मिनट्स ऑफ इंट्रैक्शन। ठीक है, तो उससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसीलिए ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज सेम, दैट मीन्स हर्टिंग अदर्स इज हर्टिंग योर सेल्फ। चीटिंग इज इक्वल्स टू हार्मफुल फॉर योर ओन सेल्फ। अगर आप चीट भी करते हो तो आप एक तरीके से अपनी ही प्रजाति से चीट कर रहे हो, समझ रहे हो? सो इफ यू आर चीटिंग समवन, यू नो दैट यू हैव चीटेड दैट पर्सन, सो इन योर माइंड योर सेल्फ यू आर रॉन्ग। अपने दिमाग में आप तभी गलत हो जाते हो, दैट मीन्स कि आपको उसका इफेक्ट तभी मिलेगा। कर्मा कोई बाद की डेफिनेशन नहीं है उपनिषद में, ये उसी टाइम की डेफिनेशन है। रिस्पेक्ट फॉर नेचर बिकम्स नेचुरल। जब आप ये सारी हैबिट्स ले आओगे, सबको एक ही समझोगे, तो आप नेचर को भी अपना ही समझोगे और उसको रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस बन जाएगी। Example, so if you see the same electricity in all bulbs, you don't fight with one bulb thinking it's separate. Similarly, the same consciousness shines in all beings. समझ गए? कॉन्शियसनेस सभी में शाइन करती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ बेकार होते हैं, बट सब में कॉन्शियसनेस है और सभी बल्ब हैं। अब आप दीवार पे देखो अपने ही घर की, सब में बल्ब लगे हुए हैं, सब में लाइट आती है, चेतना आ जाती है। बट अगर लाइट चली जाती है तो क्या आप बल्ब तोड़ते हो? नहीं तोड़ते। आप बल्ब नहीं तोड़ते, आप, दैट इज़ गॉन, जब आएगी आ जाएगी। सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट द बल्ब, प्रॉब्लम इज़ द कॉन्शियसनेस, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे रेनिंग रेन्यूनिक सॉरी रेन्यूनिकेशन थ्रो अंडरस्टैंडिंग नॉट स्केप। Renunciation doesn't mean leaving your job or family. It means not being obsessed with possession, not defining yourself by wealth, status और ego. ठीक है, मान लो आप कमा रहे हो 10 लाख रुपए महीना, 15 लाख रुपए महीना, बट आपको उस चीज़ का घमंड नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए वो चीज़ इतनी नेचुरल हो जाएगी। मान मतलब आपके पास वो आज चीज़ है, कल नहीं भी है, समझ रहे हो? यू आर सेम, आपको दुख नहीं होगा, बिकॉज अटैचमेंट मनी से भी नहीं है। तो थोड़ा सा हाई लेवल पे जाने की सोचने की ज़रूरत है कि एक नॉर्मल बीइंग होने के बाद भी अगर आप अ, पैसे को लो प्रायोरिटी देते हो या उतना कमाते हो जितना ज़रूरत है, तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल है। मतलब यू वोंट फील लाइक कि मैं कुछ लूज़ कर रहा हूँ, कुछ गेन कर रहा हूँ। यू जस्ट लिविंग योर लाइफ विदाउट अटैचमेंट। तो मनी आए या जाए, यू विल बी लाइक हैप्पी। ठीक है, एग्जाम्पल, यू यूज़ योर फोन बट यू डोंट थिंक दिस फोन इज़ माई, so you use your phone but you don't think this phone is my identity. In the same way, use the world but don't let it use you. ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि आपको किसी से अटैचमेंट कब होता है, अपनी वर्क लाइफ में या फिर इवन अपने ऑफिस में भी, या डिटैचमेंट कब होता है, जब कोई आपको कुछ कहता है। सो यू क्रिएट अ कनेक्शन विद कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना में वो क्या सोच रहा है, आप एक कनेक्शन बनाते हो, जो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि वो आपके लिए क्या सोच रहा है। तो ईशा उपनिषद यही कहता है कि उससे सोचने दो भाई, उसको करने दो जो उसको सही लगता है। यू नेवर गेट अटैच्ड बाय वॉट दे थिंक अबाउट यू,
in their mind. Simple. Now moving to the third point, knowledge plus action must go together. Ishopanishad criticize both extremes, only rituals without knowledge, only knowledge without action. So true life is equals to wisdom plus work together. तो कोई भी एक्शन अगर किसी नॉलेज के बिना करोगे तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, या तो ख़राब होगा या यूज़फुल या फ्रूटफुल नहीं होगा. जैसे कि हम कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी हवन करते हैं, कोई भी काम करते हैं. मान लो एक गिलास में पानी है, बट मुझे नहीं पता कि ये जहर है या पानी है. दिस इज़ नॉट माई नॉलेज, बट ये कुछ लिक्विड जैसा है, मैंने पी लिया, तो मैं अल्टीमेटली मर ही जाऊँगा ना, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी. तो इसीलिए ये कहता है कि एक्शन प्लस नॉलेज का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, और ये हर एक बेसिक लेवल पे ज़रूरी है. चाहे आप कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा काम कर रहे हो, आपको अपने एक्शन के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. ये बहुत अच्छा, इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम डॉक्टर से ले सकते हैं. मान लो कि डॉक्टर को मेडिसिन की नॉलेज नहीं है और वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, यानी एक्शन कर रहा है. सो वन विदाउट द अदर इज कंप्लीट. ओके, सो द पैराडॉक्स, गॉड इज नियर एंड फार. इट सेज, एक सेकंड, खो जाता हूँ मैं. The paradox, God is near and far. It says God is farther than the farthest, God is near than the nearest. Meaning, you search outside, it feels far. You look within, it is already here. So यहाँ पर प्योर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, जो कि मंदुक्या उपनिषद में आएगी, जो हम बाद में बात करेंगे. बट पैराडॉक्स इसका यही है कि जैसे तुम भगवान को सोचो, भगवान वैसे ही होते हैं. बहुत दूर भी हो सकते हैं, बहुत पास भी हो सकते हैं. Example like wearing spectacles and searching for them where everywhere. Nice example. Okay, so death is not the end. The Upanishad speaks of the soul's journey. Body dies, consciousness continues. Important point. Liberation comes through knowledge of the self. It prays, led me from the darkness to light, from death to immortality. मतलब क्या है? देखो, तुम्हारी बॉडी जो है ये मटेरियल है, और ये एक न एक दिन ख़त्म होगी. दिस इज़ रियलिटी. लेकिन लेकिन तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है, इट्स द फ्लो ऑफ अ लहर इन द ओशियन. सो इट्स काइंड ऑफ अ वेव. सो लिबरेशन कम्स थ्रू नॉलेज ऑफ द सेल्फ. अब जब तुम बहुत गहरा अध्ययन करोगे, अपने बारे में मेडिटेशन करोगे, चौथी स्टेट में जाओगे, AUM एंड तुरिया स्टेट, वो आगे पढ़ेंगे, देन यू रियलाइज के द मेन प्रॉब्लम इज देयर. Something that ego, I, inside you is the real problem, which indicates, उसके बाद तुम क्या समझते हो कि that body, क्योंकि रियल नहीं है, it would flow away, consciousness will continues. अब यहाँ पर जो गलत मतलब समझा जाता है अद्वैत वेदांत में, वो ये समझा जाता है कि कॉन्शियसनेस कंटिन्यूज मतलब आत्मा बाहर निकाल के दूसरे में चली जाएगी. बट ऐसा नहीं होता है. कॉन्शियसनेस को कहा गया है इट्स अ वेव इन ओशियन. आज मान लो 100 सालों में हमारे पास 7 बिलियन लोग हैं, तो वी हैव 7 बिलियन कॉन्शियसनेस. अगले 100 साल में शायद आज जो जी रहा है वो नहीं होगा. ठीक है. सो इट्स अनदर वेव. चेतना, कॉन्शियसनेस हमेशा प्रिजर्व रहती है इन डिफरेंट बॉडीज़. ठीक है. तो उसे रियल मतलब पुनर्जन्म कहा गया है अद्वैत वेदांत में. बट हमने सोच लिया है कि जब मरते हैं तो एक यहाँ से एक सोल निकलती है, वाइट लाइट, वाइट कलर की, ऐसे वो उड़ के किसी दूसरी बॉडी में चली जाती. नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो अद्वैत वेदांत यही कहता है कि कॉन्शियसनेस कंटिन्यूज एंड द बॉडी डाइज. फिफ्थ एग्जाम्पल है हाउ इज इट रिलेटेड टू वेदास. सो द वेदास हैव 2 पार्ट्स. वेदों के 2 पार्ट होते हैं. एक होता है कर्म कांड, रिचुअल ड्यूटीज एंड प्रेयर्स. दूसरा होता है जानना कांड, उपनिषद, यानी नॉलेज ऑफ रियलिटी, फिलोसफी बेसिकली. ठीक है. तो ईशा उपनिषद बिलोंग्स टू द सेकेंड वन, जानना कांड of the Yajurveda, and gives the philosophical essence of Vedas. Think of it like this: Vedas are the body, Upanishads उसके soul हैं, आत्मन,
consciousness, and Isha Upanishad is shining jewel in that soul. तो जब आपको पहले से एनलाइटन की प्रोसेस में स्टार्ट कर दिया जाता है, तब ईशा उपनिषद की एंट्री होती है, मेन उपनिषद की एंट्री होती है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स नोइंग योर सेल्फ. ठीक है. एट द एंड देखो, मैं एक छोटी सी चीज़ तुम्हें फिर बताना चाहूँगा. सेल्फ के बारे में जानना क्या है, ये हम आई थिंक बाय द एंड ऑफ 11th उपनिषद तक समझ जाएंगे. लेकिन अभी भी ये समझना कि जो हमारी बॉडी होती है, दिस इज़ मटेरियल, बट हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, वो फिजिकल नहीं है. कुछ कहते हैं कि इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन, कि हम सोच कैसे सकते हैं, थॉट्स कैसे आते हैं. ठीक है. ये अगेन दिस इज स्टिल अ प्रॉब्लम, अभी लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए साइंटिस्ट. इसको कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस. गूगल कर लेना, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि अभी तक अननोन है, अनडिस्कवरेबल है. बट दिस इज़ समथिंग. तो जो अद्वैत वेदांत है, उसमें मेन जो नॉलेज दी गई है वो यही दी गई है कि आप अपनी इस बॉडी में रहते हुए अपने आप को अलग कैसे करें, अपने आप को समझे कैसे कि ये बॉडी एक अलग चीज़ है, कॉन्शियसनेस एक अलग चीज़ है. ठीक है. नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ वन. वाई इज़ ईशा उपनिषद इम्पॉर्टेंट टुडे. आज इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज मॉडर्न लाइफ हैज़ स्ट्रेस, कंपटीशन, फियर, ग्रीड, आइडेंटिटी क्राइसिस. So Isha Upanishad teaches inner peace in outer action, respect for nature, unity of humanity, freedom from fear of death. So modern example, a CEO who works hard but is not mentally crushed by profits or loss. This is Isha Upanishad in action. A student who studies sincerely but is not destroyed by failure. This is Isha Upanishad in action. के कोई भी चीज़ जिसका एक्शन तुमने, मतलब जो भी प्रोग्रेस तुम करना चाहते हो, कोई भी स्टेप तुम लेना चाहते हो, उसमें अटैचमेंट नहीं करना है. पास है, फेल है, डजेंट मैटर. अपना बेस्ट देते रहो, नॉलेज विद एक्शन, और रिजल्ट्स की चिंता मत करो, उससे अटैचमेंट ना हो. नहीं हुआ, दोबारा नॉलेज गेन करेंगे, दोबारा एक्शन लेंगे, हो जाएगा. अटैचमेंट किसी भी चीज़ से तुम्हारे को स्ट्रेस देगा, तुम्हारा मेंटल पीस ख़त्म कर देगा, तुम्हें डराएगा, तुम्हें लालच बढ़ाएगा. पैसे के लिए अगर अटैचमेंट है तो लालच बढ़ाएगा, तुम्हारी आइडेंटिटी को क्राइसिस करेगा. किस फॉर्म में करेगा? मान लो तुम सोसाइटी में रहते हो लेकिन तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तो उससे तुम्हें कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हो. तुम सामने से जाते हुए ऐसे निकल के चले जाते हो. तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए ये कहता है ईशा उपनिषद के, नेवर एवर फियर ऑफ एनी वन, never ever get yourself attached to someone so that uh, you don't feel like you are cut off, like you are not happy with the detachment process. ठीक है. सो अब अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई प्यार हो गया और फिर डिटैचमेंट में प्रॉब्लम हो रही है. अटैचमेंट इज जस्ट कि ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्शन है, मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट आया नहीं आया इट इज़ फाइन. आया तो ठीक, नहीं आया तो मुझे कोई दुख नहीं. सो ये था, और आई होप कुछ तो आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो दोबारा एक बार शुरू से देखना वीडियो. आई होप समझ आ जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं. द कोर एसेंस इन वन सेंटेंस, सी द डिवाइन इन एवरीथिंग. सब में भगवान है. परफॉर्म योर ड्यूटीज़ विदाउट अटैचमेंट एंड रियलाइज योर ट्रू सेल्फ. अपनी कॉन्शियसनेस को समझो, अपनी थॉट्स को समझो, अपने आप को जानो. कि कोई भी स्टेप लेते हो, सुबह उठ के पानी क्यों ही पीते हो, सुबह उठ के फ्रेश क्यों ही होने जाते हो, ये भी एक क्वेश्चन है. उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है. ठीक है. और इवन सिंपलर, लाइफ इज़ फुल in the world but remain rooted in inner truth. So I think that is all. With beautiful lines I'm going to end this video. और अगर still you have any questions या कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई तो कमेंट में लिखना, डिस्कस करेंगे और सीखेंगे, लाइफ में बेहतर बनेंगे. ठीक है. ओके, बाय बाय, सी यू सम अदर डे.